Assalamualaikum everyone, वेलकम टू द फर्स्ट टेस्ट सेशन ऑफ एनआरई मॉड्यूल्स प्लेटफॉर्म। और हमने जो पहला टेस्ट लिया है रीनल और एंडोक्राइन सिस्टम का, ये हमने बबल शीट्स के ऊपर लिया था बच्चों से। और ज़्यादातर मैंने जो पैथोलॉजी है और फिजियोलॉजी है और हिस्ट्रो है उसके ऊपर थोड़ा सा दिया था, ताकि बच्चों को एमसीक्यूज़ जो है वो डिज़ीज़ का एक्चुअल में पता होना ज़रूरी है, और उससे जो उसकी बैक ऑफ दी एंड आपको जो पैथोलॉजी है वो पता होनी चाहिए, उसका जो प्रोसेस है एक्चुअल में। कि अगर आपसे फिजियोलॉजी के अंदर आपसे मैक्सिमम जो है वो बैक ऑफ द एंड पूछ लिया जाता है कि ये बीमारी और इसकी फिजियोलॉजी क्या है, या उसकी पैथोलॉजी के अंदर जो है वो क्वेश्चन कर लिया जाए, तो आपका जो एमसीक्यूज़ है वो गलत ना हो। मोस्टली बच्चों को डिजीज़ का पता होता है, लेकिन बैक ऑफ द एंड आपको जो उसकी पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, क्योंकि हमने क्लूज़ जो सा होता है वो रटा मारे होते हैं, तो इसलिए हमें जो सा वो उसकी पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी जो है वो एक्चुअल में नहीं पता होती। पहले क्वेश्चन में वो कहता है अ 14 years old boy has polyuria, polydipsia, abdominal pain and rapid deep breathing। अब पहले क्वेश्चन के अंदर ही आपने एक्चुअल डिजीज़ को पहले कंफर्म करना है कि वो क्या है। पोलियूरिया पोलीडिप्सिया जो होता है वो आपको डायबिटीज़ की मोस्ट कॉमनली क्या शो कर रही होती है, डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ मिलेटस। एब्डोमिनल पेन और रैपिड डीप ब्रीथिंग आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का क्लू दे रही होती हैं, जो आपको रैपिड डीप ब्रीथिंग है। फिर लैब फाइंडिंग के अंदर वो कहता है ग्लूकोज आपकी बढ़ी हुई है, इवन दो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है और केटोन्स भी पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्टली आपको DKA के ऊपर जो है वो लेके आ रही है कि एक्चुअल डिजीज़ आपकी क्या DK। अब नेक्स्ट कहता है कि केटोन बॉडीज़ की जो प्रोडक्शन हो रही है उसका डायरेक्टली किसके साथ कोरिलेशन है। अब आपको अच्छे से पता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी सोर्स ना हो तो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे ब्रेन को होती है। हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है। होता क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर आपका सिर्फ ग्लूकोज हाई नहीं हो रहा होता, असल में आपकी जो इंसुलिन होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्या होती है, आपकी जो इंसुलिन होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब इंसुलिन कम होती है तो जो आपको ग्लूकोगॉन है, जो आपका ग्लूकागॉन है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लूकागॉन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अब बॉडी इस चीज़ को सेंस करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी जो है वो कम हो गई है। अब उस एनर्जी के लिए वो लिपोलाइसिस को ज़्यादा कर देती है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के अंदर वो आपकी क्या कर देती है, लिपोलाइसिस। और होता क्या है कि जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके लीवर में जाते हैं। लीवर जो होता है उनसे आपकी केटोन जो बॉडीज़ होती हैं वो बनाती हैं, और ये यही जो केटोन बॉडीज़ होती हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ब्रेन यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, अब इसी केटोन बॉडीज़ से आपको पता है कि हमें दो किस्म की चीज़ें मिल रही होती हैं, एक कॉस्मल ब्रीदिंग और एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इज़ फ्रूटी ब्रेथ। क्लियर, इसीलिए देयर इज़ अ इंक्रीज लिपोलाइसिस ड्यू टू लो इंसुलिन टू ग्लूकागॉन रेशो। ठीक है, इन्हांस ग्लूकोगॉन सिंथेसिस इन हेपेटोसाइट्स क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आपका डीके के अंदर आपका ग्लूकोजिन की सिंथेसिस नहीं होती, बल्कि ग्लूकोजिन की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है, या ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो रही होती है। सप्रेशन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इन एडिपोज, ये आपका डीके के अंदर सप्रेस नहीं होता, ज़्यादा हो रहा होता है, एक्टिवेट हो रहा होता है। ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक थ्रू GLUT4 इन द मसल। GLUT4 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, अगर इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज की अपटेक नहीं होगी। ठीक है, GLUT4 को आपने इस तरीके से याद करना। हाँ, अगर GLUT2 होता है यहाँ पे तो वो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता, वो ग्लूकोज डिपेंडेंट होता है। बट उसने उसका डीके की आपसे फिजियोलॉजी पूछी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, तो हमने क्या बताना है, ऑप्शन इज इंक्रीज लिपोलाइसिस ड्यू टू लो इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशो। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि 26 ईयर ओल्ड मैन डेवलप कोला कलर्ड यूरिन एंड पेरिटिबियल एडिमा 2 वीक्स आफ्टर अ सोर थ्रॉट। कोला कलर्ड यूरिन निफ्राइटिक, एक पहला पॉइंट निफ्राइटिक हो गया। प्रीटिबियल एडिमा यानी कि एडिमा हो रहा है तो कोई ग्लोमेरुलर डिजीज़ है। 2 वीक्स ऑफ सोर थ्रॉट है यानी कि कोई ना कोई स्पोर स्ट्रेप्टोकोकस आपका जो है इन्फेक्शन हुआ है। यूरिन एनालिसिस शो रेड ब्लड सेल्स कास्ट, यानी कि सिंपल इज़ दैट किडनी की कोई ना कोई डिजीज़ है। ठीक है ना, कोई यूरेटर, कोई यूरिथ्रा, कोई ब्लैडर की नहीं है, क्योंकि कास्ट जहाँ पे भी आएगा कास्ट का लफ्ज़ तो आपने डायरेक्टली पहुँच जाना है कि ये आपकी किडनी की डिजीज़ है। सो आरबीसी कास्ट विद लो सीरम 3, यानी कि आपका जो है वो कम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो 3 है वो लो है। सो इट इज़ अ क्लासिक फॉर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब उसमें क्या कहता है, क्या है कि विच अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फाइंडिंग इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज इन द प्रोसेस। पहला पॉइंट क्या है, वो कहता है सब एंडोथीलियम हम्प शेप्ड इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, यानी कि जो इसका आंसर बनता है वो क्या है, सब एंडोथीलियम एपिथीलियम लंप शेप्ड इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट। क्यों, आपको पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद आपका जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। तो इन्फेक्शन के बाद आपका जो इम्यून कॉम्प्लेक्स हैं वो आपका बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो बनना स्टार्ट होते हैं तो आपका जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है वो आपका कंज्यूम होता है।
जब आपका कम्प्लीमेंट्री सिस्टम आपका कंज्यूम होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो C3 है वो आपका कम हो जाएगा, कंज्यूम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर आपको सब एपिथेलियल लंप जो से हम्स जो होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। इसके अंदर अल्टरनेटिवली ये भी पूछा जा सकता है, ये आपको दिया जाता है कि चाइल्ड आफ्टर इम्पटिगो विद लंपी बम्पी ग्रैनुलर ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अंदर हमने क्या लगाना है, सब एपिथेलियम हम्प शेप्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दैट इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड आवर कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। अब दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आपके जो एंटी GBM डिजीज़ है या गुड पॉस्चर सिंड्रोम है उसके अंदर आपको लीनियर डिपोजिशन नजर आ रही होती है IgG के अलॉन्ग विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। असेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स प्रोसेस ओनली भी नहीं है क्योंकि आपको प्रोटीन यूरिया भी मिल रहा है और आपको जो है वो RBCs भी मिल रहा है, ठीक है, RBCs कास्ट हैं। तो जो आपके असेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स हैं ओनली, ये मिनिमल चेन डिजीज़ के अंदर होता है जिसके अंदर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है और आपको कोला कलर्ड यूरिन विद RBCs जो है वो कास्ट मिल रहे होते हैं, सॉरी नहीं होते, इसके अंदर जो है वो आपके हैं। डी के अंदर क्या है, मेसेंजर स्प्लिटिंग विद ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। आपको पता है कि ट्रैम अपीयरेंस जो है वो आपकी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस की जो है वो उसमें जो है वो हमें फाइंडिंग्स मिल रही होती हैं, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं MPGN, ठीक है। तो सोर थ्रॉट 1-2 हफ्ते पहले हुआ हो, उसके बाद आपका पेशेंट प्रेजेंट हुआ विद लो C3 हम्पी डिपॉजिट या इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, तो आपने क्या कहना है, इट इज अ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है अ 23-year-old वुमेन रिपोर्ट वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट, ठीक है, ये एंडो का क्वेश्चन आ गया कि वो कहता है कि एक तो वेट लॉस है, ठीक है, विदाउट इंक्रीज एपिटाइट, भूख वगैरह नहीं है लेकिन वेट लॉस है, हो रही है, डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट यानी कि उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन वेट लॉस भी हो रहा है। हीट इंटॉलरेंस, फ्रीक्वेंट पाल्पिटेशन, आपकी इसमें डायरेक्टली आपने सोचना है हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में या थोरेकोटॉक्सिकोसिस के बारे में। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ अ फाइन ट्रेमर एंड डिफ्यूजली इनलार्ज थोराइड विदाउट टेंडरनेस, ठीक है। अब ये पूरी फाइंडिंग्स बता रहे हैं। लेबोरेटरी शोज सप्रेस TSH एंड एलिवेटेड फ्री T4 विच मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन हर आई फाइंडिंग, यानी कि अगर आई फाइंडिंग दी है, सप्रेस TSH4 है, यानी कि आपको कोई ना कोई ऐसी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन हो रही है, तो ये क्या होता है बेसिकली, ग्रेव्स डिजीज़ विद ऑप्थेल्मोपैथी, ग्रेव डिजीज़ विद ऑप्थेल्मोपैथी। तो ग्रेव डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं TSH के, जहाँ पे आपका TSH थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आके लगना होता है, अटैच होना होता है, जिससे आपके T3 T4 एक्टिवेट होते हैं, तो TSH रिसेप्टर्स को जो है वो आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं। जब आपकी जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो उसकी वजह से आपको ना कि थायराइड ग्लैंड्स जो है वो की एक्टिवेशन वगैरह हो रही होती है, बल्कि आपकी जो ऑर्बिटल फिब्रोब्लास्ट हैं वो भी स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अब इससे आपने पूरा एक प्रोसेस पढ़ा होगा कि आपके जो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स हैं वो आपके उसकी डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स क्या करते हैं, वो आपके इडीमा वगैरह करवा रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सोथैलेमस या आई फाइंडिंग जो है वो नज़र आ रही होती है, ठीक है। सो इसके अंदर वो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा होता है, वो कहता है कि डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल विद इन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। यूरेट क्रिस्टल्स आपको यूरिक एसिड या गाउट के अंदर नज़र आ रहे होती हैं, यूरेट क्रिस्टल, तो ये क्या है आपकी गाउट फाइंडिंग से गलत। इम्यून कम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ग्रेव डिजीज़ के अंदर की डिजीज़ में जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर किसी भी किस्म का वेस्कुलाइटिस की कंडीशन नहीं होती, रॉन्ग। डेफिशिएंसी ऑफ थायरोग्लोबुलिन आयोडीनेशन, यानी कि आपको जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस जब डिफेक्ट होती है तब आपको मिल रही होती है, ठीक है ना, और ये आपकी जब डेफिशिएंसी है थायरोग्लोबुलिन आयोडीनेशन, ये आपकी हाइपोथायराइड की पिक्चर है। सो द फाइंडिंग इज स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्बिटल फिब्रोब्लास्ट बाय TSH रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडीज। नेक्स्ट वो कहता है 24-year-old मैन वुमेन प्रेजेंट विथ फीवर, फ्लैंक पेन, डिसयूरिया, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस विद WBCs कास्ट एंड पॉजिटिव ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज, यानी कि तीनों फाइंडिंग उसने दी हुई है आपके रीनल इंस्टीट्यूट जो आपके UTI की, ठीक है ना, या फिर आपके पाइलोनेफ्राइटिस की। तो उसने कहा है विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज डायरेक्टली इन्फ्लेम्ड इन दिस किडनी। तो अगर आपको ब्लड सेल कास्ट मिल गया ना, वाइट ब्लड सेल, यानी कि कास्ट का लफ्ज़ आ गया, यानी कि ये रिलेट हो रहा है आपका किडनी के साथ, तो फिर आपने जो है वो किडनी की तरफ आना है, विच इज़ अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, विच इज़ अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्लियर। अब
अब पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको पता है कि इन्फेक्शन जो होता है वो किडनी के इंटस्टिशियम और ट्यूब्यूल्स तक पहुंचता है। किस में पहुंचता है? आपका इंटस्टिशियम और आपका ट्यूब्यूल्स तक। इसीलिए वहाँ पे आपको क्या मिल रहे होते हैं? WBCs, कास्ट, ठीक है। हाँ, अगर आपका ब्लेडर तक इन्फेक्शन होता है ना तो आपको कास्ट ना मिलते। अगर ब्लेडर तक इन्फेक्शन होता तो आपको कास्ट ना मिलते, वो सिर्फ WBCs होते, कास्ट ना होते। अगर कास्ट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको कास्ट का लफ्ज़ मिलता है तो आपने डायरेक्ट किडनी की तरफ जाना है कि वो किडनी की कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है, आपको ब्लेडर, यूरिथ्रा, यूरेटर की कोई डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन वो कहता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम, यानी कि आपकी जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है उसकी ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है जिसके अंदर आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम इन्वॉल्व हो। ये आपकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आता है, ये आपकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की पैथोलॉजी। पोडोसाइट स्लिट डायफ्राम ओनली, ये भी आपकी नेफ्रोटिक डिजीज़ है। एफरेंट आर्ट्रियोल स्मूथ मसल्स, ये आपके वेस्कुलर कंट्रोल जो सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। पाइलो की जो है वो आपकी जो प्राइमरीली जो सी है वो आपकी ये साइट नहीं है। सो द ऑप्शन इज़ रीनल इंटरस्टिशियम एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सी ऑप्शन, जिसके अंदर आपको जो पाइलोनेफ्राइटिस है उसके अंदर आपको इंटरस्टिशियम और ट्यूब्यूल्स की जो है वो डिजीज़ देखने को मिल रही होती है, ठीक हो गया। तो आपने क्या याद रखना है? फीवर, फ्लैंक पेन, डिस्यूरिया, पोस्ट ऑफ वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस विद WBCs cast and positive leukocyte esterase is a classical finding of acute pyelonephritis. Fifth question वो कहता है a 28-year-old woman develop fatigue, 1 point, weight loss, salt craving with recurrent dizziness when standing. Physical examination show diffuse hyperpigmentation of buccal mucosa and elbows, ठीक है। अब hyperpigmentation है तो आपका जवाब क्या एडिसन डिजीज़ नहीं होगा कि ACTH तो ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ साथ आपका MSH भी ज़्यादा है, तो हाइपर पिगमेंटेशन और ये चीज़ की अब देखें डिजीज़ का आपको पता होगा, लेकिन उसको बैक ऑफ द एंड वो क्या कहता है कि विच एडिशनल लेबॉर्ट्री फाइंडिंग इज़ मोस्ट लाइकली, कि आपकी मोस्ट लाइकली क्या हो सकती है। अब जब आपका ACTH ज़्यादा है यानी कि कॉर्टिसोल आपका कम है, इसके अंदर क्या है आपका कॉर्टिसोल भी कम, एल्डोस्टेरोन भी कम, ठीक है, और ACTH जो है जो ACTH की फीडबैक की वजह से जो है वो क्या कहते हैं एडिसन डिजीज़ के अंदर जहाँ पे आपको प्राइमरीली एड्रीनल इंसुफिशिएंसी देखने को मिल रही है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो ACTH के साथ साथ हो रही है बिकॉज ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेशन। अब वो कहता है पहला है, वो कहता है हाइपोकलीमिया विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाइपोकलीमिया विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जैसे यानी कि जो डायरेटिक हम जो यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, जिसके अंदर आपके H+ और आपके K+ जो है वो बॉडी से एग्जिट हो रहे होते हैं। हाइपरनेट्रीमिया विद लो, ऑलरेडी अल्डोस्टेरोन ही लो है, ठीक है ना, ये आपके एल्डोस्टेरोन एक्सेस टाइप के अंदर मिल रहा होता है आपको हाइपरनेट्रीमिया। लो पोटाशियम विद लो ACTH आपका लो है ही नहीं, ACTH तो आपका ज़्यादा है, तो हाइपरकलीमिया विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा बिकॉज सोडियम आपका एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका सोडियम जा रहा है, सोडियम आपका एग्जिट हो रहा है, तो आपका पोटाशियम और हाइड्रोजन जो है वो आपका रिटेन हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ जो है तो वो एसिडोसिस आपके H+ की जो है वो वजह से हो रही होती है, ठीक हो गया। फिर आपका आ जाता है 6th क्वेश्चन इज अ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन फ्रोजामाइड, किस पे? फ्रोजामाइड फॉर अक्यूट पल्मोनरी एडिमा, यानी कि पेशेंट है वो फ्रोजामाइड ले रहा है, उसके बाद वो कहता है कि सून आफ्टर उसको क्या हो रही है यूरिन कैल्शियम एक्सक्रीशन इंक्रीज़ हो रही है विद ब्लॉकिंग विच सेप्टर। आपको अच्छे से पता है कि आपका जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है उसके ऊपर जो सा वो लूप डायरेटिक्स जो सा होता है वो एक्ट कर रहे होते हैं। अब जब लूप डायरेटिक्स जो सा होता है वो एक्ट करते हैं तो लूप डायरेटिक आपके जो सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड के ऊपर एक्ट करके इनको ब्लॉक कर देते हैं। जब ये ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से आपके जो को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो आपके ब्लॉक हो जाते हैं। नॉर्मली जो होता है सेगमेंट जो है वो आपके कैल्शियम की भी ऑब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है बाय आपके जो स्पेसिस होते हैं ना, आपके जो ट्यूब्यूल्स के साइड की जो स्पेसिस होते हैं, ठीक है ना, इन स्पेसिस से आपकी कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होती है वो पैरासेलुलर जो होता है वो स्पेसिस से रीअब्जॉर्ब हो रही होती है। लेकिन जब ये भी ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी जब अंदर पॉजिटिविटी ही नहीं होगी जो आपके कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो जब ये इसको रिपेल करते हैं तो यहाँ से ये ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन जब ये इससे सारे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा तो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम भी ब्लॉक हो जाएंगे, ना सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन होगी, ना पानी जो सा होता है वो लेटरली जो सा वो पास होता है, और ना कैल्शियम की जो सा एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट थिक असेंडिंग लिम्फ, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है
कि 37 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ एमोनोरिया गलैक्टोरिया, ठीक है ना, दो पॉजिटिव कंडीशन आपको मिल चुकी है, एमोनोरिया एंड गलैक्टोरिया, यानी बॉडी के अंदर ना मेंसेस हो रहे हैं ना ही कोई और प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आपको जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है उसको कहीं ना कहीं मसला आपको आ रहा है। प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव, अब प्रेगनेंसी भी नहीं है। MRI रिवील्स इज पेट्यूटरी मास कंप्रेस इन द ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है ना। अब मेडिकेशन इज स्टार्टेड दैट रिड्यूस प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड श्रिंक द ट्यूमर विच रिसेप्टर इज मोस्ट लाइकली बीइंग स्टिमुलेटेड। पहले तो आपने याद रखना है यार, एमोनोरिया भी हो रहा है, गलैक्टोरिया भी हो रहा है और पेट्यूटरी मास भी जो सा है वो कंप्रेस कर रहा है ऑप्टिक कियाज्म को, तो क्या हो सकता है आपका प्रोलैक्टिनोमा, यानी कि प्रोलैक्टिन आपका ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब जब आपका प्रोलैक्टिन जो सा होता है वो आपका ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, नॉर्मली आपका डोपामीन इनहिबिट कर रहा होता है, तो इसलिए आपने डोपामीन जो सा वो एगोनिस्ट देने होते हैं विच इज़ D2 डोपामीन रिसेप्टर्स, जो आपके ब्रोमोक्रिप्टीन या कैब्रोग्लिम्स होते हैं या आपके D2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, प्रोलैक्टिन को कम करते हैं और एडिनोमा जो है वो उसको क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं। फिर कहता है कि 82 ईयर ओल्ड मैन हैज़ रिकरेंट ग्रॉस हेमाचूरिया दैट बिगिंस विद इन 2 days ऑफ एन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि आपने फाइंडिंग देखनी है कि एक तो आपको हो रहा है रिकरेंट ग्रॉस हेमाचूरिया और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कितने दिन से, 2 दिनों से। सीरम कम्प्लीमेंट लेवल आर नॉर्मल, यानी कि सीरम कम्प्लीमेंट आपका कम्प्लीमेंट सिस्टम आपका यूज़ नहीं हुआ, कम्प्लीमेंट सिस्टम नॉर्मल है, ठीक है। किडनी बायोप्सी इज मोस्ट लाइकली टू शो सच इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न, 2 दिन की जब भी आपको कहीं हिस्ट्री मिलेगी ना और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्शन की 2 दिन, तो आपने IgA नेफ्रोपैथी का आपने याद रखना। किसको याद रखना है, IgA नेफ्रोपैथी, मैं बताता हूँ, या इसको क्या कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, बर्गर डिजीज़। जब भी आपका म्यूकोजल इन्फेक्शन होता है ना, याद रखें, तो आपका एबनॉर्मल IgA जो सा होता है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो मेसेंजर में उसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको हेमाचूरिया जो सा होता है वो इन्फेक्शन के साथ साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और जो पोस्ट एपिकोकल नेफ्राइटिस होता है तो उसके अंदर आपको थोड़ा डिले नजर आ रहा होता है और उसके अंदर कम्प्लीमेंट सिस्टम भी आपका लो होता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज मेसेंजर IgA डिपोजिशन। नेक्स्ट वो कहते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आया विद रिकरेंट किडनी स्टोन्स, कॉन्स्टिपेशन, बोन पेन एंड डिप्रेस्ड मूड इज फाउंड टू हैव एलिवेटेड पैराथायरॉइड हार्मोन एंड हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि आपके पास पेशेंट आया, उसको स्टोन, बोन्स, ग्रोन, साथ ही साइकेट्रिक ओवरटोन है, यानी कि मोस्ट कॉमन इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, क्लासिक पिक्चर ऑफ, आपको अच्छे से पता है, बोन्स, स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड डिप्रेस मोड इज साइकेट्रिक ओवरटोन्स, क्लियर, ठीक है। तो और स्पेसिफिकली क्या कह रहा है, लो सीरम फॉस्फेट, मतलब ऐसा क्या चीज़ हो रही है कि आपका जो सा वो अकाउंट फॉर लो सीरम फॉस्फेट, तो आपको पता है कि आपकी जब पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा होता है तो इसके अंदर डिक्रीज फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल टिब्यूल, ठीक है। अब साफ सी बात है, आपका जो सीरम फॉस्फेट है वो क्या है, लो है, तो पैराथायरॉइड आपका क्या कर रहा होता है, आपका प्रॉक्सिमल टिब्यूल से आपका फॉस्फेट की जो सा रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा होता है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से आपकी जो कैल्शियम है उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा रहा होता है, रिमेंबर। फिर वो कहता है एक मैन विद सीवियर वॉमिटिंग आफ्टर सेवरल डेज इज फाउंड टू हैव हाइपोकलीमिया, metabolic alkalosis. His kidney respond by increasing bicarbonate excretion, but the response is limited because of volume depletion. Which nephron segment normally reabsorb most filtrate bicarbonate? Very common सा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी साइट है जो आपकी जो बाइकार्बोनेट को हैंडल कर रही होती है, ठीक है ना। अब पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग है जिसकी वजह से, वॉमिट की वजह से आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके बाहर जा रहे हैं बॉडी से, तो बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि आपकी बॉडी ने दोबारा से जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, तो आपको पता है कि 80 to 90% आपकी जो बाइकार्बोनेट होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो होता है उससे रीअब्जॉर्ब हो रही होती है, राइट। और आपकी जो HCO3 होती है वो कैसे हो रही होती है, विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विद सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, ये आपको पता है। और इसी सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, तो राइट ऑप्शन इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि अ 60 ईयर ओल्ड वुमेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ develop painful numbness in her feet, persisting microalbuminuria, tight glucose control, lower the risk of
partially by reducing formation of advanced glycation and product. These product cause tissue damage primarily by doing what? कहने का मकसद यह है कि आपने इसकी 4 चीज़ों को देखना होता है। पहले वो कहते हैं एक तो उन्हें लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, साथ वो कहते हैं कि पेनफुल नंबरलेस और फीनल परसिस्टेंट माइक्रो एल्बुमिनुरिया यानी कि न्यूरोपैथी का भी मसला आ रहा है, माइक्रो एल्बुमिनुरिया का भी आ रहा है, और उसने ग्लूकोज का भी मेंशन किया हुआ है कि टाइट ग्लूकोज कंट्रोल है विद द फॉर्मेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकोज एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि एजीज को भी उसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली न्यूरोपैथी भी हो रही है, डायबिटीज़ का भी है, तो इट इज़ बेसिकली डायबिटिक माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटिक माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़। अब होता क्या है कि जो आपके एजीज हैं यानी कि एडवांस्ड ग्लाइकोशन एंड प्रोडक्ट्स, जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं उनको क्रॉस लिंक कर रही होती हैं। जो आपके एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स को क्रॉस लिंक करती हैं। उसके बाद बेसमेंट के मेम्ब्रेन के अंदर जाके वो थिक होती हैं। जब वो थिक होती हैं, आपके जो एलडीएल होते हैं वो वेसल्स वॉल के अंदर ट्रैप होती हैं। उसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन या फिर जो वेस्कुलर इंजरी है वो आपको प्रमोट हो रहे होते हैं। इसी वजह से आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी, साथ साथ नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और वेस्कुलर डिजीज़ के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, विच इज़ एडवांस ग्लाइकोजन एंड प्रोडक्ट। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि दीज प्रोडक्ट काज टिश्यू डैमेज प्राइमरली बाय डूइंग व्हाट। सो द ऑप्शन इज क्रॉस लिंकिंग इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स एंड ट्रैपिंग एलटीएल। तो क्या कर रही होती हैं ये? बेसिकली आपके एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स को क्रॉस लिंक करती हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके जो प्रोटीन्स हैं उनको क्रॉस लिंक करती हैं। ठीक है, क्रॉस लिंक करने के बाद आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको आपका थिक करती हैं। ठीक है, थिक करने के बाद आपके जो एलडीएल है, थिक करने के बाद जो आपके एलडीएल है वहाँ पे क्या होते हैं, आपके ट्रैप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वो लिख रहा है कि ट्रैपिंग ऑफ एलडीएल और आपकी जो इन्फ्लेमेशन है या वेस्कुलर इंजरी है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं कि आपके जो क्रॉस लिंक कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर मैट्रिक्स प्रोटीन एंड ट्रैपिंग एलडीएल। सो द राइट ऑप्शन इज क्रॉस लिंकिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन एंड ट्रैपिंग एलडीएल। नेक्स्ट वो क्वेश्चन में कहता है कि 7-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद पफिनेस अराउंड द आइज, यानी कि आंखों के आगे सूजन होना, एंड जनरलाइज्ड एडिमा आफ्टर रिसेंट वायरल इलनेस, यूरिन एनालिसिस शो हैवी प्रोटीन यूरिया बट नो हेमाचूरिया। प्रोटीन यूरिया है लेकिन हेमाचूरिया नहीं है। रीनल फंक्शन इज प्रिजर्व विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वुड मोस्ट लाइकली शो विच चेंजेस। आपको पता है कि 7 साल का बच्चा है, उसके अंदर एडिमा हो रहा है, 7 प्रोटीन यूरिया है, हैवी प्रोटीन यूरिया, कोई हेमाचूरिया नहीं है, निफ्रोटिक डिजीज़ है, तो इट इज़ अ मिनिमल चेन डिजीज़, मिनिमल चेन डिजीज़। ठीक है, अब डिजीज़ के अंदर जो पोडोसाइट्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो फूड प्रोसेस असेसमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसलिए द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इज़ डिफ्यूज असेसमेंट ऑफ पोडोसाइट फूड प्रोसेस, जो कि किस में हो रहा होता है, मिनिमल चेन डिजीज़ के अंदर हो रहा होता है। फिर वो कहता है कि 34-year-old वुमेन complains of recurrent episodic hypoglycemia, यानी कि recurrent episode of confusion, diaphoresis, tremor that improves immediately after eating, यानी कि hypoglycemia की जो सा वो हिस्ट्री दे रहे हैं। ठीक है, confusion, diaphoresis, tremor, better after eating। During one episode plasma glucose is 138 with elevated insulin and elevated C peptide, यानी कि इंसुलिन भी ज़्यादा है, सी जो पेप्टाइड है वो भी ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कि आपकी बॉडी जो सा होता है वो खुद से जो सा वो इंसुलिन बना रही है, और इंसुलिन बना रही है और ज़्यादा बना रही है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज का लेवल को कम कर रही है, ग्लूकोज को स्टोर्ड फॉर्म में कर रही है। तो इट इज़ अ क्लासिकल क्लू ऑफ इंसुलिनोमा। क्या होता है? इंसुलिनोमा, जिसके अंदर आपकी जो एंडोजीनस इंसुलिन है उसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है। सी पेप्टाइड इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ इंसुलिनोमा, कि आपकी बॉडी जो है वो एंडोजीनस इंसुलिन बना रही है। अगर एक्सोजीनस इंसुलिन होती है ना तो वो कभी भी सी पेप्टाइड नहीं बनाती। नेचरली अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि जब आपकी प्रो इंसुलिन होती है वो प्रो इंसुलिन के अंदर चेंज होती है, और फिर वो जब आपके जो गोल्जी प्लेटस के अंदर जाके स्टोर्ड फॉर्म में होती हैं और वहाँ से वो रिलीज़ होती हैं, तब आपको जब रिलीज़ होती हैं तो साथ सी पेप्टाइड को भी रिलीज़ करते हैं, विच कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम एंडोजीनस इंसुलिन या एक्सोजीनस इंसुलिन। ठीक हो गया, सो द राइट ऑप्शन इज एंडोजीनियस हाइपर इंसुलिनिज्म फ्रॉम इंसुलिनोमा। फिर आ जाए 14 क्वेश्चन में वो कहता है कि 67-year-old मैन विद लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन डेवलप स्लोली प्रोग्रेसिव किडनी डिसफंक्शन। एक तो लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी की डिजीज़ है विद हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी कि CKD है, साथ हाइपरटेंशन को उसने मेंशन कर दिया। ठीक हो गया,
फिर वो कहता है कि बायलेटरली उसकी किडनी भी श्रंकन है, क्लियर हो गया। हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी है, तो वो कहता है वेस्कुलर चेंजेस मोस्ट डायरेक्टली रिजल्ट फ्रॉम विच प्रोसेस, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये एक्चुअल में ये क्या है, तो हमने बताना होता है कि इट इज़ अ बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस ड्यू टू क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्यों? क्योंकि जब भी आपके क्रोनिक प्रेशर की वजह से आपकी जो स्मॉल आर्टरीज़ हैं, हाइपरटेंशन की वजह से जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं वो आपकी मुसलसल डैमेज हो रही होती हैं। जब मुसलसल डैमेज होती हैं तो उसके अंदर जो प्लाज्मा और प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन वेसल वो लीक कर रही होती हैं। डैमेज होने की वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो आपकी वेसल से क्या हो रही होती हैं, आपकी लीक हो रही होती हैं, ठीक है। तो जब लीक होती हैं या फिर आपकी होती हैं तो उसकी वजह से आपकी स्मूथ मसल जब बेसमेंट में ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलिन एट्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना, हाइलिन एट्रियोस्क्लेरोसिस। तो इट इज़ अ बेसिकली बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस ड्यू टू क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, इट इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज विद बेसमेंट मेम्ब्रेन मैट्रिक्स डिपोजिशन, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से इसका जो है वो बार बार जो आपकी वेसल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोटीन लीक होते हैं और स्मूथ मसल्स और बेसमेंट ब्रेन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि न्यू बॉर्न हैज़ एम्बिगेस जेनेटिलिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, क्लासिकल ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, ठीक है ना। जब भी 21 कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया और 21 की होगी विच इज़ मोस्ट कॉमन, ठीक है ना। तो जो 21 होता है ये आपका अगर आपका कम हो जाए तो इसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल भी कम हो जाता है और आपका एल्डोस्टेरोन भी आपका कम हो जाता है, दोनों चीज़ें आपके कम हो जाती हैं। और आपका जो एंड्रोजन पाथवे होता है पूरा जो शंट होता है उसकी तरफ चला जाता है, जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं इसकी तरफ नहीं जाती, वो सारा कोलेस्ट्रॉल से बन के आपका जो है वो एंड्रोजन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आपके फीमेल में विरलाइजेशन या एम्बिगस जेनेटिलिया होना स्टार्ट हो जाता है, साल्ट वेस्टिंग, हाइपरक्लीमिया होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आपकी सोडियम वेस्ट हो रही होती है, आपका पोटेशियम ज़्यादा आ रहा होता है एज वेल एज हाइपोटेंशन। फिर वो कहते हैं 16 क्वेश्चन के अंदर कि 45-year-old man present with episodic headache, sweating, palpitation that occur without warning, यानी कि एपिसोडिक हेडेक हो रही है, स्वेटिंग है, पाल्पिटेशन है, ड्यूरिंग एन अटैक हिज ब्लड प्रेशर इज 220/120, यानी कि सीवियर हाइपरटेंशन के अटैक्स आ रहे हैं विद एलिवेटेड मेटानेफ्रिन्स। व्हाट इज दिस? फियोक्रोमोसाइटोमा। अब फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, आपके जो एड्रीनोमेडुला होता है उसके जो क्रोमाफिन सेल्स होता है उनका ट्यूमर होता है, और क्रोमाफिन सेल्स कहाँ से ड्राइव होते हैं, आपके न्यूरल क्रस से, ठीक है। तो याद रखना है कि क्रोमाफिन सेल्स आपके न्यूरल क्रस से ड्राइव होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसमें आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वो कहते हैं 58-year-old मैन विद, अच्छा, मैन विद डायबिटीज़, मतलब डायबिटिक पेशेंट है, एल्बुमिन यूरिया हो रहा है, GFR डिक्लाइन कर गया। इसके अलावा इसको कहते हैं न्यूडुलर मेसेंजर एक्सपेंशन शो हो रही है, तो वो कहते हैं कि विच पैथोलॉजिकल लीजन इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद एडवांस डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि एडवांस डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जैसे हमने ऊपर न्यूरोपैथी पढ़ाई, क्या है आपका डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो आपको पता है कि जब भी आपकी क्रोनिक डायबिटीज़ होती है तो उसके अंदर आपका जो ग्लोमेरुलस होता है, उसके जो मेसेंजियम होता है वो आपका न्यूडुलर जो उसके तरीके से जो है वो एक्सपैंड कर रहा होता है, यानी कि न्यूडुलैरिटी की वजह से एक्सपैंड कर रहा होता है, ठीक है ना। अब उस न्यूड्यूल्स जो वो बन रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, किमिलस्टाइल विल्सन न्यूड्यूल्स, किमिलस्टाइल विल्सन न्यूड्यूल्स, ठीक है। तो क्रोनिकली जो आपकी ग्लोमेरुलस होती हैं उसके अंदर जब न्यूड्यूल्स उसकी जो मेसेंजियम है उसके अंदर न्यूड्यूल्स होते हैं वो बनते रहते हैं, तो न्यूडुलर मेसेंजियम एक्सपेंशन क्या शो करती है आपकी किमिलस्टन विल्सन न्यूड्यूल्स। वायर लूप जो कैपिलरी लीजन्स हैं ये आपके क्लासिकल आपको ल्यूपस नेफ्राइटिस के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, ल्यूपस नेफ्राइटिस के अंदर, ठीक है। ल्यूपस नेफ्राइटिस के अंदर आपको ये नज़र आ रहे होते हैं। क्रीसेंट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आपको रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और फोमी मैक्रोफेजेस जो होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मेगोला, ये आपकी डायबिटिक का किसी किस्म का जो हॉलमार्क नहीं होता। तो याद रखें कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है, अगर उसका सिग्नेचर लीजन्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, किमिलस्टन विल्सन न्यूड्यूल्स। फिर वो कहते हैं कि 41 साल की वुमेन है, ठीक है, उन्हें सेंट्रल ओबेसिटी है, प्रॉक्सिमल वीकनेस है, पर्पल स्ट्राई, यानी कि पूरी जो सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं, वो क्या है, कुशिंग सिंड्रोम के आपके फीचर्स बताए जा रहे हैं। लेकिन
वो कहता है हर सीरम कोर्टिसोल इज एलिवेटेड एंड फेल टू सप्रेस विद लो डोज मैक्सिमम व्हिच एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉयड हार्मोन प्रिकर्सर्स इन एड्रिनल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। यानी कि कोलेस्ट्रॉल को जो स्टेरॉयड प्रिकर्सर्स हैं वो किस तरह यानी कि कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है। सो इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट द स्टीरॉयड बायोसेंसिटिव, यानी कि जो आपके स्टीरॉयड्स की बायोसेंसिस होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको पता है कि जो आपके एड्रीनल माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल्स डेस्मोलेज होते हैं, यानी कि साइड वेज क्लीवेज एंजाइम्स होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को जो आपके कोलेस्ट्रॉल को प्रेगनिनोलोन में चेंज कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टीरॉयड की जो सिंथेसिस होती है वो उसका पहला जो है वो कमिटेड स्टेप होता है। क्लियर। सो दी ऑप्शन इज कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से आपका प्रेगनिनोलोन में जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो अगर जो आपका एंडोमेट्रियल माइटोकॉन्ड्रिया तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज से आपका जो कोलेस्ट्रॉल को प्रेगनिनोलोन में आपका चेंज कराता है। तो कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल इनटू द प्रेगनिनोलोन। क्लियर। 19th क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि 30 साल की अम्मा हैं, वुमेन हैं, डेवलप करती हैं वो आपकी हेमोप्टाइसिस को। अब हेमोप्टाइसिस है, रीनल फेलियर रैपिडली प्रोग्रेसिव हो रहा है, साथ उसमें अल्फा 3 चेन की जो है तो हमें टाइप 4 कोलेजन जो है वो आपको मिल रहे हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं अगेंस्ट अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन, ठीक है ना। डायरेक्टली रिलेटेड टू अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन रिलेट टू एंटी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज विच इज़ गोल्ड-पाश्चर सिंड्रोम व्हेन लंग्स इन्वॉल्व, ठीक है। अब देखें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो टाइप 4 कोलेजन्स होती हैं अल्फा चेन्स पे उन पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से जो लंग्स में जो एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जो कहाँ होती हैं आपके लंग्स के एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और किडनी के अंदर, यानी कि किडनी के ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इसीलिए आपको हेपेटाइटिस की यानी कि मुंह से उल्टी आना और साथ साथ आपको जो साथ है आपको नेफ्राइटिक की जो पिक्चर है वो आपको जो है वो नज़र आ रही होती है। तो जो पल्मोनरी हेमरेज है या फिर आपको जो पैटर्न है पल्मोनरी पैटर्न वो साथ साथ आपको रीनल पैटर्न अगर नजर आए तो इट इज़ अ गुड पॉस्चर सिंड्रोम। जब आपका लंग्स जो है इन्वॉल्व हो जाए तो इट इज़ गुड पॉस्चर सिंड्रोम। तो लंग्स प्लस किडनी प्लस एंटी कोलाजन 4 इट इज़ अ क्लासिकल क्लू ऑफ गुड पॉस्चर सिंड्रोम, ठीक है। सो द ऑप्शन इज एंटी-GBM डिजीज़, या यहाँ पे गुड पॉस्चर सिंड्रोम होता तो हमें वो लगाना था। 20 MCQs में वो क्या कहते हैं, ठीक है। 52-year-old woman with chronic fatigue, constipation, dry skin, delayed relaxation of tender, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म को रिलेट कर रहा है। हर थायराइड ग्लैंड इज फिम एंड नॉन टेंडर, anti-TPO are present, the disorder is best classified as which type of hypersensitivity process। पहले तो याद रखना ये क्या है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस। जैसे वहाँ पे आपका ग्रेव में TSH रिसेप्टर है, यहाँ पे क्या है एंटी-TPO या एंटी-TG, दोनों जो होते हैं वो आपको वो शो हो रहे होते हैं। तो हाशिमोटो के अंदर आपको लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेमेशन या T-सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन आपको शो हो रही होती है। एंड द इंपॉर्टेंट वन इज कि आपको कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी होती है, विच इज टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी लाइक मैकेनिज्म। सो इट इज़ अ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी विद लिम्फोसाइटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड टिश्यूज, ठीक है। फिर वो कहता है 48-year-old वुमेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग ल्यूपस डेवलप वर्सनिंग एडिमा, ल्यूपस का पेशेंट है, ठीक है, और एडिमा हो रहा है, साथ हाइपरटेंशन है, साथ आपको जो सा एक्टिव यूरिनरी सेडिमेंट्स आपको शो हो रहे हैं। इसके अलावा वो कहता है कि इट इज़ अ डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विच क्लास ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड। थोड़ा सा ये एक ऐसे मतलब हैरिसन का क्वेश्चन है कि जिन्होंने डिटेल डेविडसन वगैरह अगर पढ़ी है तो वहाँ से क्वेश्चन है। खैर इट इज़ नॉट एनआरई ओरिएंटेड बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको क्लास का पता होना चाहिए। सो इट इज़ बेसिकली डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस, ठीक है। इट इज़ अ डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस। अब क्लास 4 के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो क्लास 4 होती है वो सबसे सीवियर होती है, ठीक है ना, और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि इसके अंदर जो डिफ्यूज ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेशन है वो हो रही होती है और साथ साथ आपके नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है, और इसके अंदर जो रीनल फेलियर है उसके जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मोस्ट सीवियर ल्यूपस नेफ्राइटिस, सो इट इज़ अ क्लास 4, ठीक है। एंड इफ यू सी द फाइंडिंग्स ऑफ वायर लूप लीजन्स, तो वो भी आपका क्या है ल्यूपस नेफ्राइटिस, ठीक है ना। या आपसे पूछेंगे डिफ्यूज सब एंडोथेलियम इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन SLE यानी कि SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के अंदर कहा आपको डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर आपको सब एंडोथेलियम इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन नजर आ रही है, तो व्हाट इज दिस।
अब क्लास 1 जो सी होती है वो आपको मिनिमल मेसेंजर या क्लिनिकली जो है वो माइल्ड होती है। क्या होती है आपकी? माइल्ड होती है। इसके अंदर उस तरीके से आपको मेसेंजर की जो है वो प्रोलिफरेशन आपको जो है वो नज़र नहीं आती, ठीक है ना। जो क्लास 2 होता है वो आपकी प्रोलिफरेटिव होती है, मैसेंजर प्रोलिफरेटिव होती है, बट इट इज़ माइल्डर, इट इज़ माइल्डर, इट इज़ आल्सो प्रोलिफरेटिव बट इट इज़ माइल्डर। मैसेंजर प्रोलिफरेटिव इज़ नॉट डिफ्यूज, यानी कि होल द इन्वॉल्व होल द किडनी, इट इज़ जस्ट द messenger proliferative, not the diffuse. Diffuse means whole, involve the whole site, ठीक है, तो वो ये भी माइल्डर है। एंड द क्लास 5 ओनली इज़ मेम्ब्रेनस पैटर्न, हैव अ मेम्ब्रेनस पैटर्न, और ये निफ्रोटिक सिंड्रोम से ज़्यादा कोरिलेट करती है, ठीक है। तो इट जो 4 होती है ये सबसे ज़्यादा सिवियर होती है किडनी डिजीज़, और डिफ्यूज़ होती है, और लॉन्ग स्टैंडिंग पहले कोई डिजीज़ उससे कोरिलेट कर रही होती है। फिर वो कहता है कि 32 ईयर ओल्ड मैन हैज़ इनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स एंड जॉ, जॉइंट पेन, इंक्रीजिंग सुसाइड और सेवरेज, तो इट इज़ अ क्लासिकल ऑफ एग्रोमेगाली। IGF-1 इज़ एलिवेटेड एंड ग्रोथ हार्मोन फेल टू सप्रेस ओरल ग्लूकोज, यानी कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी बढ़ा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन भी सप्रेस नहीं हो रहा, तो इट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्रोमेगाली। जब आपका ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होता है आपका IGF-1 भी ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ है वो भी आपकी बढ़ जाती है, बोन भी ओवर ग्रोथ कर देती हैं, ऑर्गन भी ओवर ग्रोथ जो है वो कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके कार्डिक मसल्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मोस्ट कॉमन चीज़ जो सी कंडीशन मिल रही होती है वो होती है आपकी कार्डियोमायोपैथी विद कंसेंट्रिक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे पिट्यूटरी स्मेटोट्रॉफी एडिनोमा, सेम। लार्ज हैड ग्लूकोज नॉन सप्रेशन टेस्ट, एक्रोमेगाली। कार्डिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्रोमेगाली, यानी कि आपकी कंसेंट्रिक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो इट इज़ एक्रोमेगाली, ठीक है। अगर ऑर्टिक डिसेक्शन की बात की ना तो ये आपका मार्फन सिंड्रोम में ज़्यादा होती है। किस में होती है? मार्फन सिंड्रोम में, ठीक है। अगर पूछे ना राइट साइडेड वल्वुलर फाइब्रोसिस ऑफ सेरोटोनिन एक्सिस, तो आपने बताना है कि आपका सेरोटोनिन एक्सिस है, यानी कि आपका कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो होता है वो मोस्ट कॉमनली हो रहा होता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि पेशेंट रिसीविंग एन अमीनोग्लाइकोसाइड डेवलप क्रेट ज़्यादा है, मडी ब्राउन कास्ट है और यूरिन आउटपुट कम है। वो पूछ रहा है कि किस चीज़ की इंजरी होगी, तो आपने बता देना नेफ्रॉन के कौन से स्ट्रक्चर की इंजरी जो सा हो रही होती है, जिसके अंदर आपको जो क्रेट है वो आपको जो सा वो ज़्यादा मिल रहा होता है, तो इट इज़ बेसिकली एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इट इज़ बेसिकली योर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ड्यू टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आपको पता है कि आपके जो स्पेसिफिकली आपकी जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियम है उसके जो है वो डैमेज कर रही होती है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियम इज द आंसर, ठीक है। इसको डैमेज करती है, इसकी वजह से आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, मडी ब्राउन कास्ट जो होते हैं वो आपको मिल रहे होते हैं। तो जो अगर क्वेश्चन हो कि आफ्टर जेंटामाइसिन, तो हमने बताना होता है कि नेफ्रोटॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम आफ्टर जेंटामाइसिन। और बाकी पोडोसाइट है वो आपका नेफ्रोटिक के अंदर जो सा होता है वो ज़्यादा होता है। कलेक्टिंग डक्ट इंटरकलेटेड सेल्स है वो आपका एसिड बेस के अंदर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। बाकी जस्टाग्लोमेरुलस है ये आपका रीनल के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर वो नेक्स्ट कहता है कि 24 साल 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद रिकरेंट मसल क्रैम्प टिंगलिंग अराउंड द माउथ आफ्टर थॉराइड सर्जरी, यानी कि थॉराइड सर्जरी हुई है, यानी कि पोस्ट थॉराइडक्टोमी हो रही है, उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है? मसल क्रैम्प्स एंड टिंगलिंग है, तो इट मीन्स इट इज़ अ पोस्ट थॉराइडक्टोमी हाइपोकैल्सीमिया। तो एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है? अब वो पूछ रहा है कि आपकी जो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है उसकी वजह क्या है। आपको पता है कि जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम जो होता है वो आपके नॉर्मल सोडियम चैनल्स को क्या करता है? स्टेबलाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम जो कम होगा तो उसकी वजह से आपके जो सोडियम चैनल्स हैं वो आसानी से जो है वो ओपन हो जाते हैं, थ्रेश होल्ड नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से नर्व मसल जो है वो ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं एंड मे लीड टू टेटनी, ठीक है। सो ऑप्शन इज रिड्यूस एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम लोअर द थ्रेशोल्ड ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्टिवेशन, ठीक है। तो सोडियम चैनल एक्टिवेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से आपको जो नर्व्स की जो थ्रेशोल्ड है वो आपका क्या होता है? नीचे तरफ आ जाता है, और जो आपकी नर्व्स और मसल्स होते हैं वो आपके एक्साइट हो जाती हैं, ठीक हो गया। फिर वो कहता है ए 25 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको क्या हुआ है? रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स हो रहे हैं, ठीक है, हाइपरकैल्सियूरिया हो रहा है विदाउट हाइपरकैल्सीमिया, और थायराइड डायरेटिक्स प्रिस्क्राइब। आपको पता है कि थायराइड डायरेटिक्स क्या करते हैं? आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जो एक्ट कर रहे होते हैं और उससे कैल्शियम की जो है वो रीअब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल सा जवाब है, तो इसका आंसर भी होता है कि इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 26 के अंदर वो क्या कहते हैं? 62 ईयर मैन हैज़ बोन पेन, एनीमिया,
सॉरी 27 पे आ गया, 26। 56 ईयर ओल्ड मैन विद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ विद वाटरी डायरिया, रिकरेंट वाटरी डायरिया, मल्टीपल अल्सर्स इनटू द जिजनम। इसके अलावा वो कहते हैं हाई गैस्ट्रिन है, फास्टिंग गैस्ट्रिन लाइकली मार्केट एलिवेटेड डिस्पाइट लो गैस्ट्रिक पीएच। आपको पता है कि उसके अंदर जो गैस्ट्रिन लेवल है वो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है ना, इवन तो आपका गैस्ट्रिक पीएच भी कम है। तो अच्छे से पता होना चाहिए आपको कि ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर आपको बार बार जो सा होता है वो जो पीएच है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रही होती है गैस्ट्रिनोमा के अंदर, गैस्ट्रिनोमा या आपका ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली गैस्ट्रिनोमा एसोसिएटेड मैन 1, यानी कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्मा टाइप 1, मतलब कि गैस्ट्रोनोमा एसोसिएट विद मैन 1। अब आपको पता है कि जब गैस्ट्रोमा ज़्यादा हो जाता है, गैस्ट्रोमा की वजह से जो गैस्ट्रिन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो जब आपका जो गैस्ट्रिन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से आपको जो एसिड है वो आपका बहुत ज़्यादा बनता है। जब एसिड आपका बहुत ज़्यादा बनता है तो आपको मल्टीपल रिकरेंट जो है वो पेप्टिक अल्सर जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। इवन तो पेप्टिक अल्सर ट्रीट भी हो जाए ना तो वो दोबारा से दोबारा आपके पेप्टिक अल्सर बनाते जाते हैं। तो पेप्टिक अल्सर विद डायरिया जो सा होता है और बार बार रिकरेंट पेप्टिक अल्सर विद डायरिया होना बार बार जो सा तो आपको शो करता है कि इट इज़ अ मैन 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अगर वो कहता है कि जो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्मा टाइप 2 है, यानी कि ये आपका क्या शो कर रहा होता है मैन 2B, ठीक है। तो ये आपका किस में हो रहा होता है, आपका म्यूकोजल न्यूरोमाज में या मेडुलरी थॉराइड के अंदर जो होता है कार्सिनोमा के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है मैन 2B के 2A 2B, ठीक है। 1 जो होता है वो आपका ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम से होता है। वॉन हिप्पल लैंडौ सिंड्रोम जो होता है वो आपको हेमेंजियोब्लास्टोमा या रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है, इसके अंदर हो रहा होता है। और बाकी फैप जो होता है वो आपको पता है कोलोन कैंसर या पोलिप कैंसर के अंदर होता है, कोलोन या आपका जो पोलिप कैंसर होता है। फिर वो कहता है कि 62 ईयर ओल्ड मैन हैज़ बोन पेन, अनीमिया, रीनल इंसफिशिएंसी और रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं। यूरिन एनालिसिस के अंदर वो प्रोटीन करा है बट डिप्स्टिक अंडरस्टिमेट द डिग्री ऑफ प्रोटीन लॉस विच, तो आपको पता है कि ये जो पूरी है वो आपको शो कर रही है मल्टीपल माइलोमा को, इसको मल्टीपल माइलोमा, जिसके अंदर क्या है क्रैब, ठीक है, क्रैब टाइप जो है वो पिक्चर आपको जो शो करिए कि बोन पेन भी है, अनीमिया भी है, क्या कहते हैं अपना रीनल इंसफिशिएंसी भी और रिकरेंट इन्फेक्शन भी आपको शो कर रहे हैं। अब माइलोमा में क्या होता है कि जो आपके प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो जो लाइट चेंज होते हैं वो बनाते हैं जो, और वो यूरिन से जो वो निकल रहे होते हैं, तो ये डिपस्टिक के ऊपर आपको एल्बुमिन अच्छे से डिटेक्ट करती हैं, मगर जो लाइट चेंज होती है उनको जो वो अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बेंज जोन्स प्रोटीन्स, ठीक है। ओवल फैट बॉडीज़ आपको पता है कि आपकी नेफ्रोटिक के अंदर आपको होती हैं, बिकॉज ऑफ प्रोटीन लीक होता है तो फैट भी जो होता है वो लीक हो रहा होता है। एसिनोफिलिक रिज जो होता है वो आपको एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर आपको शो हो रहा होता है। और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को आपने लाजमी अच्छे से देख लेना है। हेक्सागोनल क्रिस्टल आपको पता है सिस्टीन यूरिया को शो कर रहा होता है। फिर 28 क्वेश्चन है। फिर वो कहता है कि 39 ईयर ओल्ड जो सा पेशेंट है उसको क्या मेडुलरी थॉराइड कार्सिनोमा है, म्यूकोजल न्यूरोमा है, एपिसोडिक हाइपरटेंशन है, जेनेटिक टेस्टिंग इज मोर लाइकली टू रिवील अ एक्टिवेशन म्यूटेशन इन जीन। अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि जो मैन 2 होगा, मैन 2B, मैन 2B के अंदर आपको मेडुलरी थॉराइड कार्सिनोमा मिलता है विद एपिसोडिक हाइपरटेंशन विद म्यूकोजल न्यूरोमाज, ठीक है। तो रेड प्रोटो जो ऑनको जीन्स हैं उससे रिलेट करता है, जिसके अंदर आपको क्लासिकल क्लू क्या मिल रहा होता है मेडुलरी थॉराइड कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, यानी कि फियोक्रोमोसाइटोमा, इसके अलावा म्यूकोजल 2M1P, ठीक है, इसके अलावा मार्फिनाइड हैबिटस के आपको हिस्ट्री मिल रही होती है। तो इट इज़ अ क्लासिकल गेम ऑफ रेड प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑफ मैन 2B। नेक्स्ट कहता है अब मैन 1 जो सा ट्यूमर सप्रेसर जीन ये आपको मैन 1 सिंड्रोम में मिलता है। वॉन लिपनलिडॉय जो सा वो आपको मैंने बता दिया है सिंड्रोम के अंदर मिल रहा होता है, और ये जो होता है तो न्यूरो फाइब्रोमाटोसिस के अंदर देखने को मिल रहा होता है टाइप 1 के अंदर। टाइप 1 जो सा होती है 4 साल, देखें ना 2 to 5 ईयर्स आपने याद रखना विलियम्स ट्यूमर के लिए। नेफ्रोब्लास्टोमा जो सा होता है ना, नेफ्रोब्लास्टोमा यानी कि विलियम्स ट्यूमर, इसके अंदर आपका एब्डोमिनल पेन, हीमोचूरिया, हाइपरटेंशन, एस्ट्रोलॉजिकली मैं जब भी ये क्वेश्चन देखता हूँ ना तो मुझे 4 साल का बच्चा विद एब्डोमिनल पेन, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली तो जो क्रोमोसोम 11 है उसकी और WT1 यानी कि विलियम्स ट्यूमर को हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं ना, बच्चों के अंदर होना, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो सा वो मुझे जो सा वो फ़ौरन से जो सा वो याद आ जाता है, तो इसलिए WT1 म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 12 ये आपका ऑप्शन है, ठीक है।
रेट जो रेट एक्टिवेशन है ये मैन 2 पे होती है। वॉन हिप्पल जो होता है वो रेनल सेल कार्सिनोमा मैं ऊपर बढ़ा चुका हूँ। ABC जो होता है वो आपका फैप के ऊपर होता है। लास्ट क्वेश्चन, 71-year-old man with benign prostatic hyperplasia present and with difficult voiding, bilateral hydronephrosis and rising creat. Which change in stalling force initially account for the fail in GFR causing by urinary outflow obstruction? फिजियोलॉजी के अंदर ये स्टालिंग फोर्सेस को बड़ा मेंशन करते हैं। एक्चुअली ये आपकी पोस्ट रेनल एक्यूट किडनी इंजरी की है बिकॉज ऑफ यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब भी आपका यूरिन आउटफ्लो की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो प्रेशर जो है वो पीछे की तरफ जाता है, नेफ्रॉन्स की तरफ जाता है, और जो बोमेन कैप्सी स्पेस है उसके अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। जब आपका बोमेन जो स्पेस है उसके अंदर जब आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है तो वो आपका बढ़ता है, तो वो आपकी जो फिल्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट जो है वो काम कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से आपका जो GFR होता है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। सो द ऑप्शन इज इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन स्पेस, खैर अच्छा ठीक हो गया। तो अगर वो कहे कि डिक्रीज ग्लोमेरुलोस्केपुलरी ऑनकोटिक प्रेशर, तो आपको पता है कि इससे जो है वो फिल्ट्रेशन बढ़ती है, ठीक है ना। जो ग्लोमेरुलोस्केपुलरी ऑनकोटिक प्रेशर, इससे फिल्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और इंक्रीज रीनल प्लाज्मा फ्लो थ्रू द एफरेंट डायलेशन, ये आपकी डायरेक्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही होती। साथ साथ जो है वो डिक्रीज इन फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द मेसेंजर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो मेसेंजर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं वो कम करती हैं, जो फंक्शनल एक्सक्रीशन है जो कोएफिशिएंट फिल्ट्रेशन है उसको कम कर रही होती हैं, रिलैक्सेशन जो है वो नहीं कर रही होती, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है तो वो ज़्यादा हो, जो अपोजिट प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक कॉमन सी चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपको RBCs कास्ट, WBCs कास्ट, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको रीनल रैपिड विजन में बताया, तो ये दोनों चीज़ें आपकी किडनी से रिलेट करेंगी। ये आपकी मोस्ट कॉमनली नेफ्राइटिक होती हैं और ग्लोमेरुलस सोर्स होती हैं। ये आपकी पाइलोनेफ्राइटिस होती हैं और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को सपोर्ट कर रही होती है। अगर मडी ब्राउन कास्ट अगर आपको हो जाए, जो बड़ा कॉमन से साइन है मडी ब्राउन कास्ट, तो ये आपका एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को शो कर रही होती है। चाइल्ड के अंदर अगर आपको हैवी प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है तो मिनिमल चेन डिजीज़ है। अगर हीमाचूरिया अगर आपको देखने को मिल रहा है, 2 डेज़ की हिस्ट्री है आफ्टर अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, तो क्या है, IG है। हीमाचूरिया है 2 से 3 हफ्तों के बाद आपको क्या हुआ है, पहले जो सा वो सोर थ्रॉट हुआ और अब आए और लो C3 है, तो क्या है आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक हो गया। अगर लो कॉर्टिसोल है, हाई ACTH है, तो इट इज़ अ एडिसन। हाइपर पिगमेंटेशन, हाई इंसुलिन है प्लस हाई C पेप्टाइड है, इंसुलिनोमा। एमेनोरिया प्लस गैलेक्टोरिया है तो प्रोलैक्टिनोमा। इसके अलावा अच्छा इसके अलावा एक्सोफ्थैलमस है, ग्रेव डिजीज़। इसके अलावा ड्राई स्किन है, डिलेड रिफ्लेक्स है, NT-TPO है, तो हाशिमोटो। फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्रायड है, हेडिक, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन। एक्रोमेगैली के अंदर आपने याद रखना है लार्ज हैंड, शू साइज़ और हाई IGF-1। बच्चों के अंदर जेगेंटिज्म, बिकॉज उनकी जो बोन्स होती हैं ना वो आपकी उस टाइम पे आपकी जो ओपन होती हैं और उसके अंदर जो सा तो वो आपकी बोन्स और जो सा वो टॉल स्ट्रक्चर की जो सा वो हिस्ट्री होती है कि उसका जो सकत बढ़ जाता है, लेकिन इनके अंदर जो बड़े होते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।